मेरी पतली लिन और मैं 6 साल से साथ हैं और पिछले 11 महीने से शादीशुदा हैं। जितना मैं उसे जान पाया, मैं ये कह सकता हूँ कि उसे कभी कोई मानसिक समस्या नहीं थी और ना ही उसके परिवार में किसी को। 2 महीने के पहले मैं काम से पहले रसोई में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। मैं अपने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी मैंने देखा कि लिन मेरे सामने कोने में छिप के मुझे देख रही है। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख पा रहा था और दीवार पर लटके उसके लंबे काले बाल की एक लट उसका बाकी शरीर कोने में छिपा हुआ था। उसे देखते ही मेरी कॉफ़ी लगभग गिर गई, मेरे होंठ जल गए। हे भगवान, लिन! मैंने अपनी पैंट पूछते हुए कहा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वह तुरंत नज़रों से ओझल हो गई, जैसे कोई छोटा बच्चा पकड़ा गया हो। मैंने उसे लिविंग रूम की तरफ भागते हुए सुना और जब तक मैं सामने के दरवाजे तक पहुंचता, वह नज़रों से ओझल हो चुकी थी। यह वाकई अजीब था, उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, उसके पीछे से उसके हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि मैं किसी पादरी या फिर तांत्रिक को बुलाता। दोपहर के खाने तक मैं इस बात को भूल भी गया और जब मैं घर पहुंचा तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की और ना ही उसने की। अगली घटना 3 दिन बाद हुई। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा। मैं किचन में खड़ा था और मेरे हाथ में जग था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। किसी कारण से मैं फर्श की ओर मुड़ा, लेकिन वहाँ मैंने अपने पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जो मुझे घूर रहा था। वो नीचे से मेरी ओर देख रही थी, बिना पलक झपकाए, बिल्ली की तरह। मैं चीख पड़ा। मैं मानता हूँ चिढ़ के कारण नहीं, बल्कि इसका कारण डर था। नहीं पता क्यों, पर मैं उससे डर गया था। मेरी चीख की आवाज़ सुन लिन पीछे की ओर भागी और मेरी नज़रों से ओझल हो गई। उसके हाथ और पैर फर्श में टकरा रहे थे और वो चारों हाथ और पैरों से छिपकली की तरह चलते हुए रसोई से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे नहीं भागा, ना ही उस पर चिल्लाया। मैं बस सदमे में वहीं जम गया और सोच रहा था कि आखिर उसे क्या सूझी। मुझे ऊपर जाने में जितना समय लेना चाहिए था, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लिया, लेकिन मैं आखिरकार ऊपर गया। जब मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो लिन अपनी करवट में लेटी हुई थी। वो सो रही थी, या कम से कम ऐसा दिखावा कर रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसों को देखता रहा ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि वो वाकई सो रही है। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे ही बिस्तर पर जाऊंगा वो मुझ पर कूद पड़ेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं बिस्तर पर चढ़ गया। वो हिली तक नहीं। उसकी सांसें धीमी और गहरी थी। अब मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मैंने अभी जो देखा वो मेरा सपना था। खैर, अगली सुबह मैंने उससे इस बारे में पूछने का निर्णय किया। कल रात को क्या हुआ था? मैंने पूछा। वो कॉफ़ी कप पकड़े हुए अपना सिर हिला रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर से मुझे झांक रही थी। वहाँ से मैं रसोई के फर्श पे इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी निगाहों का पीछा करते हुए उस जगह देखा और फिर जोर से हंसने लगी। वह इतने जोर से हंसने लगी कि मैं भी उसके पीछे हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। मैंने कहा, कभी कभी तुम मुझे बहुत डरा देती हो, तुम्हें पता है? वह हंसी और अपना कप काउंटर पर रख दिया और अपनी बाहें मेरे गर्दन के चारों ओर लपेट ली। तुम मुझे हमेशा डराते रहते हो, तो मुझे लगा कि हम बराबरी पे हैं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। हमने एक दूसरे को बाय किया और अपने काम पे चले गए। ऐसा नहीं था कि मैं उससे डरता था, लेकिन फिर भी यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। अब मैंने उसे मेरी ओर ज़्यादातर झांकते हुए देखना शुरू कर दिया। कभी कभी वह बिस्तर या लिविंग रूम के पर्दे के पीछे से झांकती। एक बार तो वह अपनी दादी के पुराने ट्रंक में घुस गई, जो हमारे बिस्तर के नीचे रखा हुआ था। मुझे तो शायद यह भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ थी अगर मेरी नज़र उस ट्रंक पे न पड़ी होती। मैंने जब उसे देखा तो उसने ढक्कन को इतना ऊपर उठाया था जितने में उसका आधा चेहरा दिख रहा था। वो एक उत्साहित बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। यह बहुत ही डरावना था। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। मैं बस उसे घूर कर देख रहा था। जब मुझे आखिरकार उसकी आवाज़ मिली तो मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने धीरे से ढक्कन बंद कर दिया और खुद को ट्रंक के अंदर ही रहने दिया। मैं बस परेशान महसूस करते हुए चला गया। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मुझे बस यही उम्मीद थी कि वो जल्द ही इस खेल से ऊब जाएगी। लिन ने अगले 2 हफ्ते तक मेरी ओर नहीं देखा। मुझे लगा कि अब वो अपनी अजीब शरारत से तंग आ चुकी है। मुझे राहत मिली।
एक रात जब हम नेटफ्लिक्स पर शो देख रहे थे तो मैंने मजाक से कहा कि मैंने उसे हाल ही में झांकते हुए नहीं देखा और उसने शायद अपना जासूसी खेल छोड़ दिया है। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा और कहा, शायद मैं इसमें बेहतर हो गई हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह शायद मजाक कर रही थी या फिर नहीं। लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई घटना न होने के बाद मैं शांत होने लगा। मैंने फर्नीचर और दीवारों के पीछे जांच करना बंद कर दिया और खुद से कहा कि यह सिर्फ एक बुरी याद है। पर कुछ दिनों में ही हालत बहुत बदतर हो गए। लिन अपने किसी फ्रेंड के पास चली गई और मैं सोफे पे आराम से लैपटॉप पे कुछ गेम खेल रहा था। रात के करीब 9 बजे मैं नहाने के लिए शावर पे गया और अपने बालों में साबुन धोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। लिन शावर के पीछे पर्दे से झांक रही थी। उसका सिर शावर में फैला हुआ था और सिर्फ उसका शरीर बाहर था। उसके लंबे काले बाल पर्दे से लटक रहे थे जिसके सिरे से पानी टपक रहा था। उसका मुंह एक भयानक मुस्कुराहट में खुला हुआ था। आंखें चौड़ी और लाल थी, मानो उसने बहुत समय से पलकें ही नहीं झपकाई हो। मैं चिल्लाया और दीवार के पीछे हट गया। वह हिले भी नहीं और ना ही उसकी मुस्कुराहट डगमगाई। उसका मेकअप उसके गालों पर 2 लंबी काली धारियों की तरह बह रहा था। वो पूरी तरीके से पागल लग रही थी। मैं उससे बहुत डर गया था। हम कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। हम दोनों में से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार जो हमेशा की तरह लग रहा था, उसने धीरे से अपना सर शावर से बाहर निकाला और मैंने पर्दे के पीछे से उसकी धुंधली आकृति देखी जब वो बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। 1 सेकंड के बाद बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, इतनी जोर से कि शीशा हिल गया। मैं फिर से चिल्लाया और दरवाज़ा बंद करने के लिए शावर के बाहर गया। मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बाथरूम में रहा। मैं अब इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि लिन दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी है और हंस रही है। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं अब इस बात से नाराज़ था कि मुझे अपने ही घर में डराया जा रहा है। और यह सब किस लिए? किसी मजाक के लिए? अगर ये मजाक था तो ये बहुत ही भयानक था। क्या बकवास है लिन, मैंने चिल्लाते हुए कहा। यह वाकई परेशान करने वाला है। मैंने उससे माफ़ी मांगने का इंतजार किया, लेकिन इसके बजाय मैंने एक हल्की सी कराह सुनी, इतनी धीमी कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे कैसे सुन लिया। और फिर पूरी तरीके से सन्नाटा। लिन, मैंने आवाज़ लगाई। मैं अपनी आवाज़ में कपकपाहट को नहीं छिपा पा रहा था। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बस अपनी भारी सांसें सुन पा रहा था। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, इसे बंद करो, मैंने दरवाजे पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए चिल्लाया। मैं इंतजार कर रहा था कि वो मुझ पर चिल्लाए। मैं उससे इस तरह से बात करने की उम्मीद कर रहा था क्योंकि मैंने कभी उस पर पहले चिल्लाया नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और सीधे गलियारे में सीढ़ियों के ऊपर देख रहा था, लेकिन वहाँ पर लिन नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए। फिर मैंने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और खुद को मानसिक रूप से दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार किया। मैंने धीरे से कांपते उंगलियों से दरवाजे के हैंडल को घुमाया। फिर मुझे कैसी आवाज़ सुनाई दी जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी उबकाई आती है। एक कहारने की आवाज़, पहले से ज़्यादा तेज। लेकिन इस बार मैं समझ नहीं पाया कि यह कहाँ से आ रही है। मैंने अपना सर ऊपर की ओर अलमारी की तरफ घुमाया और मेरी आंखें मेरी पत्नी की आंखों से मिली। वो थोड़ी सी दरार से मुझे झांक रही थी। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा चौड़ी थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वो मेरी तरफ भयानक मुस्कान के साथ देख रही थी। मैंने चीख नहीं मारी। मैं इतना ही डरा हुआ था कि मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। उसने अपने हाथ अपनी छाती की ओर मोड़ रखे थे। उसका शरीर खुशी से कांप रहा था, मानो वो अपनी उत्तेजना को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रोक नहीं पा रही हो। उसके गले से एक छोटी सी कराह निकली, गहरी, अजीब, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन कर दी। मैं तेजी से बाथरूम से बाहर निकल के सीढ़ियों की ओर भागा और लिविंग रूम के टेबल पर रखी चाबियाँ और फ़ोन को उठाया और अपनी बाहर कार की ओर गया। मैं अपने पीछे उसकी तीखी हंसी सुन सकता था। मैंने सीधे अपने भाई क्रिस के घर पहुंचा, जो लगभग 40 मिनट की दूरी पर रहता था। जब तक मैं अपने भाई के घर सुरक्षित पहुंच नहीं गया, मैंने अपना फ़ोन चेक नहीं किया। लिन के 4 बार कॉल थे और ढेर सारे मैसेजेस। मैंने गुस्से से अपना फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका। मेरा भाई और उसकी पत्नी मुझे देख के हैरान थे।
खासकर सिर्फ एक जोड़ी बॉक्सर पहने हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जब तक ज़रूरत हो मैं यहाँ रह सकता हूँ। क्रिस ने मुझे कुछ कपड़े दिए और पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि लिन और मेरे बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि वह सोचे कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। मैं उसके सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सोने नहीं दे रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे लिन का चेहरा उस अलमारी से घूरता हुआ दिखता, यह जानकर कि पूरे 1 घंटे वो मेरे साथ ही थी। मेरा बदन सिहर उठता था। वो कभी बाथरूम से गई ही नहीं। उसने खुद को अलमारी के अंदर घुसाया और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं करवटें बदल रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कृष्ण ने मुझे नींद की गोलियां दी ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। मेरी नींद भयानक सपनों से भरी हुई थी और लिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं ठीक उसी समय पर जागा जब सूरज उगना शुरू हुआ। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे लिन को फ़ोन करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। मैं तब तक घर नहीं जाने वाला था जब तक कि वो कसम खा कर कहे कि वो फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मैं बस अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था। मैं उसे फ़ोन करके ऐसा बोलने के बारे में सोच ही रहा था। तभी मुझे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं छत को घूर रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं दूर नहीं देखना चाहता था, लेकिन जितना ज़्यादा मैं इस एहसास को नज़रअंदाज कर रहा था, यह उतनी ही बदतर होती गई। मेरी नज़रें छत से लगभग सामने की ओर गई। उसका चेहरा सोफे के बगल में खिड़कियों में सटा हुआ था और वह उसी खुली मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देख रही थी जिसे मैंने लास्ट टाइम अपने घर के बाथरूम में देखा था। उसके होंठ से लार टपक रही थी, जिससे कांच पर 2 लंबी धारियां बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ कितनी देर से थी, लेकिन मुझे लगा कि वो काफ़ी देर से थी और शायद पूरी रात से। मैंने चिल्लाने की कोशिश नहीं की। उस पल मेरे गुस्से ने मेरे डर को मात दे दी थी। मैं सोफे से उछल पड़ा और अपनी हथेली को शीशे पे मारते हुए उससे कहा, लिन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या हो गया है? घर जाओ। मैं चिल्लाया। वो हिली भी नहीं। उसका भयानक चेहरा नहीं बदला। उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई, मानो वह पहले से भी ज्यादा खुश थी। मैं क्रिस और उसकी पत्नी को ऊपर के फ्लोर में घूमते हुए सुन सकता था, जैसे कि लिन बाहर अपनी जगह से उसे सुन सकती हो। उसका सिर उसी दिशा में थोड़ा हिला और उसके चेहरे पे आती मुस्कुराहट बंद हो गई। क्रिस ने ऊपर से मेरा नाम पुकारा। जाहिर तौर पर था कि वो परेशान था। मैंने उसे और उसकी पत्नी रेबिका को सीढ़ी से नीचे उतरते हुए देखा। जब तक मैं खिड़की की ओर मुड़ता, लिन गायब हो गई थी। उसके वहां होने का एकमात्र निशान वो लार की 2 धारियां थी जो शीशे में अभी भी लटकी हुई थी। मैंने क्रिस और रेबिका को यह समझाने की कोशिश की। जब मैं जाग गया तो मैंने लिन को खिड़की के बाहर देखा। वे उलझन में थे और कौन नहीं होगा। क्रिस और मैं खिड़की के सामने वाली जगह पे गए, लेकिन वहाँ मिट्टी में कोई पैर के निशान नहीं थे। बस एक हल्का सा निशान था, शायद किसी जानवर का। कृष्ण और रेबिका ने मान लिया कि मैंने जो कुछ भी देखा या महसूस किया वो सब मेरा एक डरावना सपना था, पर मैं इन सब बातों से बहुत थक चुका था। मैंने उसे समझाने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने उस दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं लिन का सामना नहीं करना चाहता था, पर मैं जानता था कि उस समय उससे बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। मैं सुबह से ज़्यादातर समय रो रहा था। दोपहर तक मुझे लगा कि मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैंने दोबारा अपना फ़ोन चालू किया। मैंने देखा कि उसके कई मैसेजेस थे जो एक परेशान पत्नी के होने चाहिए थे। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत प्यार है। प्लीज़ मुझे कॉल करो। मैं सचमुच परेशान हूँ। क्या तुम जवाब दे सकते हो? बस घर आ जाओ। ये सारे मैसेजेस मुझे बता रहे थे कि वह मुझसे प्यार करती है और वो मुझे घर में वापस बुलाना चाहती है। वो कितनी चिंतित थी। उसने जो पागलपन भरी हरकत की थी उस बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं एक रात और क्रिस और रेबिका के साथ रहा और शुक्र है कि मैंने लिन का चेहरा दोबारा खिड़की पे नहीं देखा। मैं किसी बात पे ताक झाक नहीं करना चाहती, लेकिन क्या यह झगड़ा कुछ ऐसा है जिसे सुलझाया जा सकता है? रेबिका ने पूछा। मुझे नहीं पता। वह एक अलग इंसान की तरह व्यवहार कर रही है। मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा। मैं अभी भी उसे या क्रिस को यह जानने नहीं देना चाहता था
कि मैं किस पागलपन से जूझ रहा था। लोग बदल जाते हैं बहन, लेकिन वह अभी भी वही है जिससे तुमने शादी की थी। शायद तुम दोनों की अपनी समस्याओं पर बात करने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है, मुझे यकीन है कि इसे ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब बात इससे भी आगे निकल चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि बात करने से कोई मदद होगी। मुझे बस उस पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, वह उस लिन से अलग है, मैं यह जानती हूँ। रेबिका ने उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके शब्दों को पूरी तरीके से मेरे अंदर उतरने में 1 मिनट का समय लगा, और जब मैं इसे समझ पाया तो मैंने अपने अंदर डर महसूस करना शुरू कर दिया। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उसे देखा? तुमने लिन को देखा? मैंने पूछा। मेरा मुंह सूख चुका था। रेबिका ने हाँ में सर हिलाया। वो आज सुबह ही क्रिस के ऑफिस जाने के बाद आई थी, उसने प्लेट साफ करते हुए कहा। उसने क्या कहा? क्या वो अंदर आई थी? मैंने पूछा। मेरे माथे पे पसीना आने लगा। मैंने चारों ओर देखना शुरू किया। मैंने कोनों की जांच की, जैसे कोई शिकारी उसके पीछे छिपा हो। नहीं, उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम अभी भी जाग रहे हो। मैंने पूछा कि क्या वह चाहती है कि मैं तुम्हें जगाऊं, लेकिन उसने कहा नहीं। बस इतना कहा कि तुम्हें सोने दो। बस इतना ही? उसने कुछ और नहीं कहा? मैंने पूछा। नहीं, वैसे वो बहुत बुरी हालत में लग रही थी, जैसे कई दिन से सोई ही ना हो। मुझे लगता है तुम्हें उसे फ़ोन करना चाहिए। मैं मेज पर उठ खड़ा हुआ और रेबिका को दोपहर के खाने के लिए थैंक यू कहा। मुझे यह जानकर थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम वो अंदर तो नहीं आई। फिर भी मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि सारे दरवाजे बंद है या नहीं। मैं कुछ देर तक यह सोचता रहा कि आगे करना क्या है। क्या वह बीमार थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था? अगर वो सच में बीमार थी तो मुझे उसकी मदद करनी होगी, जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इसलिए मैंने वही किया जो उस स्थिति में एक पति को करना चाहिए। मैंने उसकी माँ को कॉल किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसकी माँ मैरियन और मेरे बीच कुछ खास संबंध नहीं रहे। मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिला था, और वो भी बहुत कम समय के लिए। मैं वास्तव में उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी थी जो लिन को मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानता हो। इसलिए मैंने वही किया। मैरियन, मैं बेन बोल रहा हूँ। क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? मैंने पूछा। मैं अपने काम में बिजी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1 मिनट निकाल सकती हूँ, उसने शांत भाव में कहा। यह लिन के बारे में है। वो अजीब व्यवहार कर रही है। मैं सोच रहा था कि क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। फिर मैंने बिना रुके वो सब कुछ उन्हें बता दिया जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हुआ था। फिर एक लंबी चुप्पी। मैं नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रही थी या कुछ और। आखिरकार कुछ सेकंड के बाद वह मुझे बोली, मुझे यकीन नहीं है कि यह तुम्हारा मजाक है बेंजामिन, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मुझे हंसी नहीं आई। अब मुझे जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह मुझसे पीछा छुड़ा पाती, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैरियन, यह कोई मजाक नहीं है। उसका व्यवहार हाल में बहुत अजीब हो गया है। मैं उसके बारे में चिंतित हूं। मुझे लगा आपको भी उसकी चिंता होगी, मैंने कहा। मेरी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। प्लीज, मेरे लिए नहीं तो लिन के लिए। मैंने उनकी हल्की सी कांपती हुई आवाज सुनी, मानो वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हो। बेंजामिन, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी एकमात्र सलाह यह होगी कि तुम किसी प्रोफेशनल की मदद लो, और प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना। मैंने उन्हें आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके आखिरी शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जो उसने मुझसे कहा कि किसी प्रोफेशनल से मदद लें। उसने ये शब्द थोड़े से आग्रह के साथ कहे थे। मुझे यकीन था कि जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसका क्या मतलब था? मैंने ऐसा मान लिया कि वह किसी मेडिकल प्रोफेशनल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है यह किसी और बारे में हो, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में वह सीधे तौर पे बात नहीं करना चाहती थी। मैंने क्रिस का ऑफिस से घर आने का इंतज़ार किया। फिर मैंने क्रिस और रेबेका को हमारी पिछली मुठभेड़ के बारे में बताया कि कैसे वह बाथरूम के अलमारी में छिप गई थी और वहाँ से मुझे झांक रही थी। वे दोनों चौंक गए थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया
वे भी बस उसकी मदद करना चाहते थे। क्रिस को नहीं लगता है कि हमें भी पुलिस को बताना चाहिए। इसके बजाय उसने मेरे साथ जाने की पेशकश की और मैंने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने तर्क दिया कि अगर हम शांति से उससे बात करें तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय था। मैं उसकी हर एक बात मानने के लिए सहमत हो गया। बस इस बात की खुशी थी कि मैं उस घर में कम से कम अकेले तो नहीं जाऊंगा। हम अगले दिन सुबह के नाश्ते के बाद गाड़ी चला के वहाँ पहुँचे। जब हम ड्राइववे पे पहुँचे तो मैंने देखा कि उसकी कार वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सतर्क था। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो उसकी आंखें सामने कहीं दूर से मुझे देख रही होगी। मैं काँप रहा था, लेकिन क्रिस नॉर्मल था। उसने मुझे आगे की ओर चलने को कहा। उसके हाथ पॉकेट्स में थे, जैसे वो पार्क में टहलने आया हो। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था। मैं अंदर गया। मुझे तुरंत कुछ सड़ने की बदबू आई। क्रिस को भी इसकी गंध आई। वह नाक सिकोड़ते हुए मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तुम लोग यहाँ फर्श साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो यार? चुप रहो, मैंने कहा। मेरी नज़रें लिन को ढूंढ रही थी। सुबह के 10 बजने के बावजूद घर में सन्नाटा और अंधेरा था। सभी पर्दे कस के बंद थे, जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। हम हर कमरे में घूमे, ध्यान से हर उस जगह की जांच की जहां वह छिपी हो सकती थी, और कई बार उसके नाम को भी पुकारा। कृष्ण ने आखिरकार मुझसे पूछा, तुम सोफे के नीचे क्यों देख रहे हो? क्या हम तुम्हारी पत्नी को नहीं ढूंढ रहे हैं? उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। चलो बस ऊपर चलते हैं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर मेरे पीछे चलने लगा। ऊपर जाते समय मेरे जूते कांच के टुकड़े से टकराए, जो कुछ सीढ़ियों पर बिखरा हुआ लग रहा था। हमने बाकी सीढ़ियां चढ़ी। मैं बाथरूम की ओर जाने से हिचकिचा रहा था। मेरा उस रात का डर एक बार फिर मेरे सामने आ गया। कृष्ण ने देखा। मेरी हालत देख के वो खुद ही बाथरूम के अंदर चला गया, लेकिन मैं उसे अकेले ऐसा करने नहीं दे सकता था, इसलिए हम दोनों साथ में गए। मैंने अलमारी और सावर दोनों की जांच की। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है बेन। तुम अपने कपड़े पैक करो, कल हम फिर आएंगे कुछ और सामान लेने के लिए, क्रिस ने कहा। मैंने सर हिलाया और अपने बेडरूम में चला गया और कुछ कपड़े डफल बैग में ठूस दिए। और जब मैंने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला तो मुझे उस सड़ी हुई गंध का सोर्स पता चल गया था। मुझे उल्टी आ गई। क्रिस ने एक नज़र डाली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भाग के सीधे सीढ़ियों के पास जाके खड़ा हो गया। मैं चौक के अलमारी के अंदर देख रहा था। वहाँ कम से कम 1 दर्जन आंखें थी। सभी जोड़े में रखी हुई थी। कुछ 1/4 के बराबर थी, कुछ कंचे के आकार की। लालत है, तुम्हारी बीबी यहाँ लोगों की नजरें चुरा रही है, क्रिस ने उबकाई लेते हुए कहा। बेन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसने हॉल से ही आवाज लगाई। मुझे उल्टी आ रही है। ठीक है, मैंने अपना डफल बैग उठाया और अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। मैं हॉल से बाहर आया और गहरी सांस ली। मैं उबकाई लेने से खुद को नहीं रोक सकता था। कौन अपनी अलमारी में इस तरह से आंखें सजाता है? कृष्ण ने बुदबुदाया। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश की थी कि उसे मदद की जरूरत है। उसे मदद की जरूरत नहीं है बेन, उसे एक भूत भगाने वाले की जरूरत है, उसने कहा। तुम आ रहे हो क्या? मैं इस गंध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके शब्द उसके गले में ही मर गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने उससे नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं यह महसूस कर सकता था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह उस अलमारी की बंद आंखें हैं। मैंने पलट के देखा। मेरी आंखें धीरे धीरे बेडरूम को स्कैन कर रही थी। हे भगवान, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मुझे आखिरकार पता चल गया था कि हम कहाँ चूक गए थे। बिस्तर के नीचे क्रिसमस की सुबह एक बच्चे की तरह उत्साह में वो मुझे देख रही थी। वो मेरी पत्नी थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखा था और उसे हिला रही थी। और जब उसे पता चल गया कि मैंने उसे पकड़ लिया है तो उसके गले से हिचकियों की आवाज़ आने लगी, मानो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। कम से कम यह कहना मुश्किल था कि वो कितनी खुश है। बड़ी बड़ी आंखें,
और वही बड़ी मुस्कुराहट। मेरे अंदर का हर हिस्सा मुझे भागने को कह रहा था, लेकिन मैं वहीं पे रुका रहा जहाँ मेरी पत्नी थी। चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, वो अभी भी वही औरत थी जिससे मैंने शादी की थी और मुझे उसकी मदद करनी थी। लिन, मैंने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सिर 2 बार आगे पीछे हिलाया, मानो वो हाँ कह रही हो। बेबी, मैं बस मदद करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी? मैंने पूछा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे मैं किसी खतरनाक जानवर के पास जा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिन, मैंने धीरे से कहा। और फिर एक कदम और। उसने अपने खुले हुए मुंह से एक कराहट की आवाज निकाली। मुझे अपने भागने की इच्छा को रोकना पड़ा। उसके कंधे कांपने लगे थे और उसकी आंखें एक छोटी कटोरी इतनी बड़ी हो गई थी। मैं नीचे झुका ताकि मैं उसे अच्छे से देख सकूं। मैंने खून नोटिस किया। उसके हाथ खून से सने थे। मैं उसके जितना करीब गया, वह और ज़्यादा कांपने लगी, मानो वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रही हो। लिन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा खून बह रहा है, मैंने कहा। उसने अपना सिर फिर से हिलाया। उसके खून से सनी उंगलियां कांपते हुए ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे मानो वो कोई पियानो बजा रही हो। वो कभी अपनी ठुड्डी को छूती, कभी अपने गाल को, जिससे उसके चेहरे पे खून के धब्बे पड़ रहे थे। मैं पीछे हटना चाहता था। उसके मुंह से जो गंध आ रही थी वो घिनौनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उल्टी बस मेरे गले में अटकी हुई है। उसके होंठ सूखे और पतले थे और उसके दरारों से खून रिस रहा था। मुझे पता था कि वह खुद बाहर नहीं आएगी, लेकिन मैं उसे हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। मैं उसके करीब गया और उसके पास पहुंचा। उसकी हिचकी की आवाज़ें तेज हो गई। उसके हाथ और जोर से कांपने लगे, उंगलियां मुड़ने लगी। तभी मुझे उसकी उंगलियों के बीच से खून बहता हुआ दिखा। मैं हड़बड़ा गया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे छू पाता, उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ। मैं अपने खून को कालीन पर टपकता हुआ देख पा रहा था। मैं चौंक कर उसकी ओर देखा। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी उंगलियों के बीच एक बड़ा कांच का टुकड़ा था। तुम वहां ठीक हो? कृष्ण ने मेरे पीछे से पूछा। मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और हाँ में इशारा किया। और फिर मैं जब लिन की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि उसका ध्यान बदल गया है। अब वो मेरी ओर नहीं देख रही है और वो मुस्कुरा भी नहीं रही है। उसकी आंखें क्रिस को घूर रही थी, जैसे कोई भूखा शेर किसी हिरन को देखता है। उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था, लेकिन वो गुर्राहट जैसा था। तुम्हारा खून बह रहा है? क्रिस ने पूछा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, लिन बिस्तर के नीचे से तेजी से बाहर आई। कांच का टुकड़ा भी उसकी मुट्ठी में था। क्रिस, भागो, मैंने चिल्ला के कहा। वो शायद इतना डर गया था कि वह हिल भी नहीं पाया। वो अभी भी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और उस डरावनी चीज को देख रहा था जो मेरी पत्नी थी। लिन दरवाजे पे खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसके उंगलियों से खून नीचे बह रहा था। हे भगवान, लिन, क्रिस ने कहा, तुम लुका छिपी खेल रही हो? लिन ने अपना सिर बहुत तेजी से हिलाया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस बार उसने अपना मुंह और चौड़ा खोल दिया, इतना कि उसकी ठोड़ी उसकी छाती को छूने लगी। मैंने क्रिस को प्रार्थना करते हुए सुना। फिर वह सीढ़ियों से नीचे की ओर भाग रहा था। मैं सिर्फ मदद करने के लिए आया हूं। मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसकी आंखें एक बार फिर मेरी ओर मुड़ी और 1 सेकंड के पॉज के बाद उसने मेरी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। शुक्र है कि मेरे शरीर मेरे नियंत्रण में था। मैं एक बार में 2 सीढ़ियां कूदते हुए नीचे की ओर उतरा। मैं सामने दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले वो उछल के मेरे पीठ पे आ गई। उसने अपनी बाहों को मेरे गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। मैं उसके खुले मुंह को अपने कान के पास महसूस कर पा रहा था और उसकी भयानक हिचकियां सुन पा रहा था। मैंने उसे अपने से दूर धकेला। वो जमीन पे गिर गई। मुझे अपने पीठ पे तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने सामने का दरवाजा खोला और अपनी कार की ओर भागा। क्रिस सामने यार्ड में खड़ा था, पुलिस से फोन पे बात कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस अपनी कार की ओर भागा। क्रिस मेरे पीछे था। वो अभी भी 911 पे था।
मैंने पीछे से शीशे की ओर देखा। मुझे यकीन था कि मैं उसे वहाँ देखूंगा, हमारे पीछे भागते हुए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं सीधे मेडिकल इमरजेंसी में गया। मेरे हाथ में 11 और पीठ पे 3 टाके थे। पुलिस ने मुझसे बहुत सवाल पूछे। वो तलाशी लेने के लिए मेरे घर पे गई, लेकिन लिन वहाँ पे नहीं थी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ समय के लिए अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास रहूं, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये सब ठीक किया जा सके। लेकिन उनके इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, और मैं ये बात जानता था। मैंने क्रिस के घर को छोड़ दिया और 1 घंटे की दूरी पे एक मोटल में चला गया। मैं अपने और लिन के बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाना चाहता था। मैं पिछले 4 घंटे से यहीं हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पुलिस उसे ढूंढ ले, शायद वो उसकी मदद कर सके जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 40 मिनट पहले मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें बस एक वाक्य था, तुम मुझे मिल गए, और साथ में एक विंडो की फ़ोटो थी। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह मेरे कमरे की खिड़की है। उसने मुझे ढूंढ लिया था। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं अकेला और डरा हुआ हूँ, और मैं ये लगातार महसूस कर सकता हूँ कि कोई मुझे देख रहा है।